हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के एकेडमी में। आज हम करेंगे फिर से शिक्षण विधियों के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीछे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा कि एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? तो अनुध्वनि विधि, अक्षर बोध विधि, संगीत विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ऐसी कौन सी विधि है कि जिसमें एक समान उच्चारित होने वाले शब्द एक ही विधि में एक ही साथ सिखाए जाए? तो वो कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि। कौन सी विधि रहेगी? ध्वनि साम्य विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन पद का अर्थ है बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, बच्चों का खेल मैदान। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? किंडरगार्टन उस पद का अर्थ है कि बच्चों का खेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचारण हो यदि अध्यापक, यानी कि व्याख्यान करते हुए एक अध्यापक मतलब कि व्याख्यान करते हुए वक्त मतलब कि अच्छा वार्तालाप संचारण हुआ। व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचालन होगा यदि अध्यापक तैयार नोट में से पढ़ेंगे, पूर्व तैयारी का नोट बनाएंगे और उनका मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, सहनसा वक्तव्य देंगे, अन्य विषयों में से दृष्टांत को लेकर सहनसा वक्तव्य देंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा। सही आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है। यानी कि शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की गति से सीखता है वह कहलाती है आगमन विधि, निगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या हारूष्टिक विधि। तो जिसमें कि छात्र स्वयं सीखता है तो मतलब कि वो कौन सी होगी? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए। यानी कि एक अध्यापिका वो कक्षा में क्या पढ़ाना चाहती है? रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा कौन सी विधि अपनाई जाए कि बच्चे आसानी से सीख सके? तो कौन सी विधि? हारूष्टिक या अन्वेषण, यानी ये तो खोज विधि होगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्षेत्र भ्रमण विधि, कहानी विधि या व्याख्यान विधि। तो एक रामायण पढ़ाना तो क्या है कि बच्चों को एक कहानी के तौर पर पढ़ाएंगे तो भी बच्चे क्या है कि आसानी से सीख पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? अर्थबोध प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली। तो इसका सही होगा नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है तो वो कौन सी होगी? कक्षा अभिनय प्रणाली। फिर है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या है कि व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को महत्व देना चाहिए, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, व्याकरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए क्या है कि व्याकरण शिक्षा के संदर्भ में यानी कि व्याकरण शिक्षा के कि बहुत ही ज़्यादा अत्यंत है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है हर बच्चे के लिए। व्याकरण शिक्षा के बगैर बच्चा क्या है कि अच्छे ढंग से कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाता। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? ये क्या है कि रीट लेवल सेकंड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याकरण अनुवाद विधि को ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारक विधि या सैनिक विधि। तो कौन सी विधि होगी ये? भंडारण विधि। भंडारण भी कहते हैं और भंडारक भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? यह रीट लेवल फर्स्ट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संस्कृत भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन और रूसी। तो भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सा है? तो वो होगा संस्कृत भाषा। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। ये रीट लेवल सेकंड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिद्धांत प्रणाली, व्यतिप्रेक विधि, व्यास प्रणाली, तुलना विधि। इसका सही आंसर कौन सा होगा? व्यतिप्रेक विधि। फिर है कि लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। ये क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट 2012 में आया हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या सभी स्तरों पर, यानी कि लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि है। तो ये कौन सी रहेगी? ये तो भी प्राथमिक स्तर पर रहेगी। किस स्तर पर रहेगी? प्राथमिक स्तर पर रहेगी।
फिर है कि अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है। अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है, ये रीट लेवल फर्स्ट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर या इनमें से कोई। थोड़ा सा क्या है कि उसमें क्या दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि, और इसमें सीधा ही पूछ लिया है कि अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है, तो वो भी रीट लेवल फर्स्ट 2012 में हुआ है। और ये भी क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा रहेगा, प्रारंभिक स्तर पर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की प्रणाली है, ये स्टेट लेवल फर्स्ट 2012 में आया हुआ है और सीटेट लेवल सेकंड में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है कि पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन प्रणाली। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमन प्रणाली, यानी कि उदाहरण देकर नियम बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशों में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है आगमन विधि पर, समवाय विधि पर, डाल्टन विधि पर, हम मारिया मोंटेंस विधि पर। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 3 नंबर, यानी कि डाल्टन विधि पर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस शिक्षण प्रणाली का नाम है। तो इस शिक्षण प्रणाली का क्या नाम है, तो बताओ भी, व्याख्यान प्रणाली, अवबोध प्रणाली, आदर्श प्रणाली, ज्ञानात्मक प्रणाली। ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो कौन से कि शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर क्या करेगा, पहले शिक्षक क्या करेगा, व्याख्यान यानी कि व्याख्या करेगा, और उसके बाद क्या कि उससे कठिन शब्द है उनका अर्थ बताएगा, फिर क्या कि बच्चों से पूरा सार समझाएगा, फिर अंत में क्या कि बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा। फिर है कि प्रत्यक्ष विधि में बालक है, प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनुवाद का सहारा लेता है। तो क्या है कि प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या है कि अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 1 नंबर। सही आंसर कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट है। फिर है कि व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है, यह सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है तो छात्र, अध्यापक, श्यामपट्ट और पाठ योजना। तो व्याख्यान विधि है उसमें केंद्र बिंदु होता है, तो वो कौन होता है, अध्यापक होता है। फिर नेक्स्ट विधि है कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकालखंड योजना में मेवल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाई, कितने समय की योजना बनाई, तो भाई उसने 50 मिनट की, 60 मिनट की, 75 मिनट की या 90 मिनट की। तो उसने कितने मिनट की योजना बनाई, 60 मिनट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। यह परिभाषा किससे संबंधित है, यानी कि कौन सी शिक्षण विधि है उससे संबंधित है। ये कि सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। साहचर्य विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या दल शिक्षण विधि। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, दल शिक्षण विधि। कौन सा रहेगा, दल शिक्षण विधि है। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग प्रारंभ हुआ था 1963 में, 1968 में, 1935 में, 1960 में। तो 1963 में क्या कि भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। फिर है कि निगमन विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही आंसर कौन सा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि निगमन विधि में क्या है कि नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। फिर है कि आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में या पर्यवेक्षित अध्ययन में। तो इसमें क्या है कि व्याकरण शिक्षण आगमन विधि का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, वो किस में किया जाता है, व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। क्योंकि आगमन विधि के अंतर्गत क्या है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद क्या है कि उसके नियम बताए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा तात्पर्य है कि अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा छात्रों के समूह का
उस समय निरीक्षण करने से है, जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की यह परिभाषा दी है, यानी कि क्लार तथा स्टार्स, क्लासमेयर ने, वाइनिंग एवं वाइनिंग ने और डेजी मार्विन ने। तो ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो किसने दी है? वाइनिंग एंड वाइनिंग ने। 3 नंबर इसका क्या रहेगा? सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? हर्बर्ट ने, मारिया मोंटेनशरी ने, ड्राइवर ने और हंटर ने। तो इसका आविष्कार किसने किया था? मारिया मोंटेनशरी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह व्यक्ति अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। विक्रमित अनुदेशन की यह परिभाषा दी है सुसल, मार्कल, कोरे, डी.एल. कुक, पीटरसन। तो किसने दी है परिभाषा? डी.एल. कुक ने दी है। फिर है कि निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है तो वो कौन सा है? श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता का कोष्ठ, नियंत्रण कक्ष, दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो कौन सा रहेगा इसमें? दूरदर्शन प्रकोष्ठ। फिर है कि व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या है कि प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समांतर पढ़ाया जाता है। द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेक दृष्टि से पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कि द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है व्याकरण अनुवाद विधि में। कौन सी भाषा का? द्वितीय भाषा का अनुवाद पहले पढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों की द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली प्रचलित रूपों से परिचित कराना। तो इसका सही आंसर कौन सा है? अभिनय में निपुणता प्रदान करना। 3 नंबर इसका सही रहेगा आंसर। फिर विधेय शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो ये किस शब्द से बना है? तो ये तो भाई मेथड शब्द से बना है। विधि शब्द वो अंग्रेजी के मेथड शब्द से बना है। प्रयोजना विधि का प्रारंभ हुआ भारत में, अमेरिका में, चीन में और इंग्लैंड में। तो प्रयोजना विधि का प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। फिर है कि प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1875 में, 1900 में, 1895 में और 1902 में। तो प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1900 में। प्रोजेक्ट शब्द का कब प्रयोग किया गया था? 1900 में। प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक ने, जॉन डीवी ने, रिचर्डसन महोदय ने और प्लेटो ने। तो ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो वो हमारे मनोवैज्ञानिक रहेंगे मारिया हेनरी किलपैट्रिक्स, यानी कि हेनरी किलपैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजना विधि में मुख्यतः बल दिया जाता है। प्रयोजना विधि उसमें मुख्यतः बल किस पर दिया जाता है? करके सीखने पर, सुनकर कार्य करने पर या समाधान करने पर? इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोजना विधि है उसमें क्या है कि मुख्यतः बल दिया जाता है। तो वो क्या है कि करके सीखने पर ही दिया जाता है। किस विधि को सामाजिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को, खेल विधि को, प्रयोजना विधि को या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसको क्या है कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रीट में आया है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन है? डेजी मॉर्विन, किलपैट्रिक, जॉन डीवी और अरिस्टोटल। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता है वो कौन है? डेजी मॉर्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल विधि के जन्मदाता है, ये रीट रेवल फर्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि किलपैट्रिक, फ्रोवेल, हेनरी कोल्डवेल कुक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? हेनरी कोल्डवेल कुक। तो खेल विधि के जन्मदाता कैसे याद करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। कै की बाद क्या आता है? ख। कै की बाद क्या आता है? ख। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है? कै। तो कौन है? कोल्डवेल कुक। कौन है? कोल्डवेल कुक। आपको क्या इस विधि के जन्मदाता याद करने की सिर्फ यही ट्रिक बहुत बेस्ट है कि कै और ख। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? कै, कोल्डवेल कुक। फिर आगे किसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्र पूर्ण करे वह खेल है?
जॉन डीवी ने कहा, हेनरी कोल्डवेल कुक ने कहा, फ्रोवेल ने कहा या ड्यूलिक ने कहा? तो ये किसने कहा था अभी? ड्यूलिक ने कहा था। किसने कहा था? ड्यूलिक ने कहा था। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष विधि को, रचना अनुवाद विधि को, सैनिक विधि को, व्याख्यान विधि को? तो रचना अनुवाद विधि को क्या है कि व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। फिर है कि प्रत्यक्ष विधि को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय किसने दिया? कि प्रत्यक्ष विधि उसको सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेट्स को, फ्रोवेल को, जॉन डीवी को, किलपैट्रिक को? तो मेट्स को जाता है। प्रत्यक्ष विधि को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय वो किसको जाता है? मेट्स को जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण परिसमरण विधि किसे कहा जाता है? सैनिक विधि को, प्रत्यक्ष विधि को, प्रयोजना विधि को या व्याख्यान विधि को? इसमें क्या कि सैनिक विधि को क्या है कि अनुकरण परिसमरण विधि कहा जाता है।